परिवार से जिसने पूरे 10 सालों से अपने गले से आवाज तक नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले अंतरिक्ष से गिरी एक उल्कापिंड के साथ पृथ्वी पर उतरे थे खूंखार एलियन राक्षस, जिन्होंने पूरी इंसानियत को मिटा दिया। ये दरिंदे इतने भयावह हैं कि 1 मील दूर से भी इंसान की सांसों की धड़कन सुन लेते हैं और पलक झपटते ही मौत बनकर टूट पड़ते हैं। इनसे किसी तरह बचते हुए ये परिवार खाने की तलाश में एक उजड़े हुए स्टोर में पहुंचा। सब धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए सामान उठा रहे थे। तभी सबसे छोटा बेटा ब्यू एक खिलौना रॉकेट देख लेता है। जैसे ही वो उसे उठाने लगता है, वो हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। सबकी सांसें जैसे गले में अटक जाती हैं। लेकिन तभी उसकी बहन रेगन, जो बोल नहीं सकती, फुर्ती से रॉकेट पकड़ लेती है और सबकी जान बच जाती है। पर मौत कभी हार मानती है क्या? वो हमेशा एक चूक के इंतजार में रहती है। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। परिवार का मुखिया था ली और उसकी पत्नी एवेलिन, 3 बच्चे, बेटी रेगन जो सुन नहीं सकती और 2 बेटे मार्कस और छोटा ब्यू। ब्यू की मासूमियत ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, क्योंकि वो बार बार ऐसी गलतियां करता है जो सबकी जान पर भारी पड़ सकती हैं। खाने पीने का सामान लेकर सब घर की ओर लौट रहे थे, पर रेगन ने ब्यू की जिद के आगे झुककर चुपके से रॉकेट उसे थमा दिया और ब्यू ने चालाकी से उसकी बैटरियां भी उठा ली, जिन्हें ली पहले ही अलग कर चुका था, क्योंकि वो जानता था उस खिलौने से निकली आवाज सीधी मौत को बुलावा होगी। सब लोग एक लाइन पर चल रहे थे। ये लाइन रेत से बनी थी जो उनके घर तक फैली हुई थी। वे नंगे पांव उस पर चलते थे ताकि जरा सी भी आहट ना हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे पीछे मौत भी उन्हीं कदमों पर चल रही थी। ब्यू बेहद खुश था। उसने रॉकेट में बैटरियां लगाई और अचानक उसमें से संगीत बज उठा। रेगन तो सुन ही नहीं सकती थी, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया, पर ली और एवेलिन जैसे ही आवाज सुनते हैं, उनका खून जम जाता है। अगले ही पल जंगल की खामोशी चीरता हुआ एक दरिंदा ब्यू की ओर बढ़ता है। ली पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन उस राक्षस की रफ्तार गोली से भी तेज थी और एक ही पल में ब्यू को मौत निगल जाती है। 1 साल गुजर चुका है। परिवार अब इन हालातों में जीना सीख चुका है, लेकिन ये खामोशी अब और भी जानलेवा होने वाली थी। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया था, जहां उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। यह हमें पता चलता है कि वो खौफनाक मॉन्स्टर, जो बिल्कुल धीमी सी आवाज को भी कई किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। अच्छी बात ये थी कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वे हवा में जरा सी वाइब्रेशन और धीमी से धीमी आवाज को भी महसूस कर सकते थे। अगर कोई इंसान जोर से सांस भी ले तो उसे भी महसूस करके ये मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़ते थे और उस इंसान को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देते थे। साथ ही साथ इन मॉन्स्टर्स की चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जो उन्हें बंदूक की गोली और किसी भी हथियार से प्रोटेक्ट करती थी। दरअसल आज से 1 साल पहले ये मॉन्स्टर्स स्पेस से आए एक मेट्रॉइड के जरिए इस धरती पर आए थे। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा तेज रफ्तार थे कि कुछ ही वक्त में ये पूरी धरती में फैल गए थे और इस दुनिया से लगभग सभी इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। इन मॉन्स्टर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था बिल्कुल शांत रहना, जो कि ली और उसकी फैमिली ये राज जान चुके थे। इसलिए उन्होंने खुद की पूरी तरह से सेफ्टी कर ली थी। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे ताकि मॉन्स्टर के आने की खबर उनको लग सके। साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्ते में कदम रखने वाली जगह पर एक खास तरह के निशान लगाए थे ताकि उन क्रीचर्स को उनके पैरों की आहट भी ना सके। और ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था, जहाँ ये इन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करता था। उसने ये भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर मौजूद हैं। अब ली उन मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ ली रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में हेल्प का सिग्नल भेज रहा था, लेकिन अब तक उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिविन प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। क्योंकि ये बच्चा पैदा होने पर रोने लगेगा, इसलिए उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया है, ताकि जब भी अगर बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क रखकर उसे उस बॉक्स में छुपा दे, जिससे उस मॉन्स्टर को बच्चे की रोने की आवाज नहीं आएगी। इस मुश्किल हालात में मॉन्स्टर से बचने के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी था, लेकिन ली की बड़ी बेटी रेगिन सुन नहीं सकती थी और ये कमी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसलिए ली इसकी इस कमी को दूर करने की कोशिश में था। ली अपनी बेटी रेगिन के लिए एक कॉक्लियर हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है और ली वो एम्पलीफायर रेगन को दे देता है। लेकिन रेगन इस एम्पलीफायर को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि हमेशा की तरह ये एम्पलीफायर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ली अपनी बेटी रेगन के लिए पहले भी कई एम्पलीफायर बना चुका था। इसलिए रेगन पहले तो इस एम्पलीफायर को गिरा देती है, लेकिन जब वो इस एम्पलीफायर को टेस्ट करती है तो ये एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। भारी दुनिया की आवाज सुनते ही वो खुशी के मारे रोने लगती है और साथ में रेगन को अपने छोटे भाई की याद भी आती है। रेगन आज भी खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। उसे लगता है कि अगर उस दिन वो अपने भाई को टॉय रॉकेट नहीं देते तो आज उसका भाई जिंदा होता। रेगन अपने पिता के काम में हाथ बटाकर खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए रेगन अपने पिता के अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पिता उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि 1 साल पहले रेगन के अपने छोटे भाई को टॉय रॉकेट देने की गलती की वजह से अब वो रेगन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसे डर लगता है कि नीचे अंडरग्राउंड बंकर में माइक्रोफोन, रेडियो और भी कई सारी चीजें हैं। अगर गलती से भी रेगन का हाथ किसी ऐसी चीज के साथ लग गया जो साउंड क्रिएट करती हो तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछलियां पकड़ने नदी पर जा रहा होता है। रेगन भी उनके साथ जाना चाहती थी। रेगन ली से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर ली ने उसे अपने साथ ले जाने
जाने से मना कर दिया। वो रेगन से कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, इसलिए तुम घर पर अपनी माँ का ख्याल रखो। जिसके बाद ली मार्कस के साथ नदी की तरफ निकल गया। ये बात रेगन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो अपना बैग पैक करके वो भी घर से कहीं निकल गई और सीधा उस जगह पर आई जहाँ पर उसके भाई को मॉन्स्टर ने मार डाला था। वो अपने भाई के कब्र के पास लेटकर रोने लगती है और कुछ ही देर में यहीं पर रेगन की आंख लग जाती है। दूसरी तरफ एलिन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वो बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी सीढ़ी पर लगाई कील उस बोरी में फंसकर सीधा हो गया। वो नुकीला कील ठीक उनके पैर रखने के निशान पर था, पर एलिन उसे देख नहीं पाई। उधर ली और मार्कस मछली पकड़ने में लगे थे। कुछ देर बाद ली अपने बेटे मार्कस को एक झरने के पास ले आता है और ली अपने बेटे से कहता है कि यहाँ तुम बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के झरने की वजह से तुम्हारी आवाज उसमें हाइड हो जाएगी और तुम्हारी आवाज उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुँच पाएगी। अब तुम खुलकर बात कर सकते हो। वो दोनों झरने के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्कस पूछता है क्या वो बो की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं, जिस पर ली जवाब देता है कि जो कुछ भी बो के साथ हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन मार्कस ली को बताता है कि रेगन आज भी बो की मौत का